नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है विद्यार्थी अपडेट। साथियों, आज हम शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी को। आज की एनसीईआरटी को आज हम शुरू करने वाले हैं। तो कक्षा 7 और कक्षा 6 यानी कि क्लास 6 और क्लास 7 की एनसीईआरटी पॉलिटी आपको पढ़ा दिया गया है। आप ही के यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विद्यार्थी अपडेट और एनसीईआरटी नाम से प्लेलिस्ट होगी, आप वहां से देख सकते हैं क्लास 6 और क्लास 7 की। तो क्लास 8 की जो पॉलिटी है ये 3 पार्ट में आएगी। आज पहला पार्ट है, तो इसमें हम देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो साथियों, अगर हम बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी में जो हमारा पहला अध्याय इसका नाम है भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर संविधान की बात करें तो संविधान से जितने भी फैक्ट बनते हैं, यानी कि जो भारतीय संविधान नामक जो चैप्टर है, जो लेसन है, यहाँ से जितने फैक्ट बनते हैं उन सारे फैक्ट को हम और आप समझने वाले हैं। चलिए, तो बात कर संविधान होता क्या है, कैसे होता है, इसके बारे में हम समझते हैं। जैसा कि अगर मान लीजिए कि फुटबॉल मैच का एक नियम होता है कि गोलकीपर के अलावा कोई भी खिलाड़ी गेंद को बाद से नहीं छू सकता है। अगर वो छूता है तो फाउल हो जाता है, गलत हो जाता है, आउट हो जाता है, ऐसा जानते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है, संविधान है। अगर संविधान की जो बनाए गए जो नियम और कानून है, अगर इस हिसाब से आप नहीं चलेंगे तो आपको क्या, अगर नहीं चलेंगे तो आप अगर गलती करेंगे तो गलती के लिए कानून में सज़ा भी आपको मिलेगी। इसलिए हमें सभी को संविधान का पालन करना चाहिए। चलिए, अब बात करते हैं अगला फैक्ट की, जहां से आपके प्रश्न बनने वाले हैं। तो बात करते हैं अगला फैक्ट की। तो बात करें 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया था। कब? 1934 में। बात करें तो दिसंबर 1946 से 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का प्रारूप तैयार किया। कब? 1946 से 1949। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके सीटेट और बीपीएससी के एग्ज़ामों में यहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछने की संभावना है। अगर दोस्त आप तैयारी करते हैं बीपीएससी की सीटेट या चंडीगढ़ टीचिंग एग्ज़ाम की, यानी कि जेबीटी की तैयारी करते हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि एनसीईआरटी की हर एक फैक्ट को लाइन बाय लाइन आपको बताया और समझाया जा रहा है, जो कहीं भी आपको इतना क्लियरेंस और इतने अच्छे तरीके से और लाइन बाय लाइन समझने और पढ़ने को किताब के अलावा कहीं वीडियो में नहीं मिल सकता। तो इसलिए पूरे ध्यान से वॉच कीजिएगा वीडियो को, और एक कॉपी और पेन ले लीजिए ताकि हर एक जो मुख्य पॉइंट है, जो मेन बिंदु है, उसको आप क्या करें, लिखते हुए चले। जो हमारा प्रश्न बनता है, नेपाल से प्रश्न बनता है, तो नेपाल के बारे में समझते हैं। तो नेपाल कहाँ है? भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित है, यानी कि हमारा उत्तरी जो पड़ोसी देश है वो नेपाल है। नेपाल के बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। तो 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई और यह व्यवस्था 2002 तक, यानी कि 12 साल तक ही कायम रही। 1990 में लोकतंत्र की स्थापना हुई और 2002 तक, यानी कि 12 साल तक ही लोकतंत्र नेपाल में रहा। फिर क्या होता है कि 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह अपने हाथों में ले ली, यानी कि 2005 से फिर नेपाल में राजशाही शासन शुरू हो गया। अगर बात करते अगला फैक्ट की, तो 2008 में लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए नेपाल लोकतंत्र बना, यानी कि नेपाल 2008 में लोकतंत्र बना। और नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया। तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिंदु कि नेपाल ने कब संविधान अपनाया था? 2015 में अपनाया था। पहली बार कब हुआ था? तो 1990 में लोकतंत्र की स्थापना जरूर हुई थी, लेकिन ये मात्र 12 साल तक ही चल पाई। और उसके बाद 2005 में फिर राजा बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं और चलाते रहते हैं। फिर संघर्षों के बाद 2008 में लोकतंत्र की स्थापना होती है नेपाल में, और नेपाल एक लोकतांत्रिक देश बन जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी नेपाल में क्या होता है दोस्त? नेपाल में 2015 में एक नया संविधान बनता है।
अब दबदबा, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, इसके बारे में बात करें तो एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर वर्चस्व या अंतर सामुदायिक इंट्रा कम्युनिकेटिव कहते हैं। एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबाते हैं तब उसे अंतर समुदाय का इंट्रा कम्युनिटी वर्चस्व कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि अगर कोई आप ही का भाई है और आपका जो हिस्से में जो आपकी प्रॉपर्टी मिल रही थी, जो आपका मिलने वाला था, तो उसको आपका भाई क्या करता है, उसको अपने आप हड़पने की कोशिश करता है और किसी न किसी तरीके से वो हड़प लेता है। तो ये क्या हो, तो यही होता है अंतरा सामुदायिक। एक परिवार में था, अगर किसी समुदाय में होगा तो ये सामुदायिक हो जाएगा। इसी को हम आम भाषा में, ठेस भाषा में, बोलचाल की भाषा में दबदबा कहते हैं कि अपनी काम मनमानी ढंग से करा लेना। ठीक है, दबदबा। अगर बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, तो अंबेडकर संविधान निर्माता के नाम से भी इन्हें जाना जाता है और ये भारत के प्रथम कानून मंत्री भी बने रहे। भारत के प्रथम कानून मंत्री रहे और संविधान जब बना तो इनसे मुख्य भूमिका निभाई, इसलिए इनको संविधान के पिता यानी कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अगर बात करें संविधान बनने में, तो संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। चलिए इसमें बात करते हैं बाबा साहब के बारे में। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है और डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि भले ही कानून बन गए हैं, अभी भी कोई अनुसूचित जातियां बेफिक्र नहीं हो, अभी अनुसूचित जातियां बेफिक्र नहीं हो सकती, क्योंकि इन कानून का संचालन सवर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथों में है। इसलिए उन्हें अनुसूचित जातियों से आह्वान किया कि वे सरकार के अलावा लोक सेवाओं में भी बढ़ चढ़कर शामिल है। लोक सेवाओं का मतलब ISPCS में भी बढ़ चढ़कर शामिल हो। और कांशीराम ने नारा भी दिया था कि आरक्षण से लेंगे SPDM और वोट से लेंगे CM PM। ठीक है, उनका नारा था। तो उनका अंबेडकर साहब का क्या था कि लोक सेवा के साथ साथ सरकार में भी हिस्सेदारी अगर लेंगे तो इनको रक्षा और सुरक्षा संविधान से मिल सकती है, अन्यथा नहीं जाते तो इनको सुरक्षा नहीं मिल सकती है। ऐसा NCERT में बाबा साहब कहते हैं। संघवाद के बारे में बात करें तो उसका मतलब है कि देश एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। हमारे देश में राज्य स्तर की भी सरकारी है और केंद्र स्तर भी सरकारें है, और जो ग्राम स्तर पे है, निचले स्तर पे, इसको पंचायती राज कहते हैं। यानी कि हमारी जो शासन व्यवस्था है 3 स्तरों में बटी हुई है। केंद्र की स्तर, राज्य का स्तर और एक है पंचायती राज व्यवस्था, 3 स्तरों में बटा हुआ है। और बात करें अगले पॉइंट की, जब संविधान सभा ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकृति दी तो सभा के सदस्य A.K. अय्यर ने कहा था कि यह कदम आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का घोतक और इस विश्वास पर आधारित है कि वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय लाएगी। यह आम आदमी के कुशल, प्रेम, जीवन स्तर, सुविधा और बेहतर जीवन स्थिति का प्रोत्साहन देगी। ऐसा किसने कहा था? A.K. अय्यर ने कहा था। अगली बात करें तो राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है और कार्यक्षेत्र की स्पष्टता के लिए कुछ सूचियां दी गई है जिन्हें बताया गया है कौन से स्तर की सरकार किन किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। इसके साथ ही संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहां से कर सकती है। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, उन्हें भी संविधान नामक किताब से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। तो इसका स्पष्ट मतलब सिर्फ इतना है दोस्त कि संविधान में सूचियां बनाई गई, 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाएगी जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होगी, जैसे मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हुआ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हुआ और राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा हुआ। इन सारा काम कौन कानून बना सकती है? केंद्र सरकार। एक कहता है राज्य सूची में राज्य सरकार बनाती है, जैसे टैक्स कलेक्शन करना, आबकारी विभाग हुआ,
पटवारी, लेखपाल, ये सब क्या करती है। और स्टेट सिक्योरिटी यानी कि स्टेट पुलिस क्या करती है, स्टेट पुलिस स्टेट सरकार के माने कि राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। और साथ ही साथ मनोरंजन यानी कि जितने भी फिल्म बनते हैं सारा का पैसा किसके पास जाता है, राज्य सरकार के पास जाता है। अब बात करें समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में ऐसे विषय रखे गए हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों लोगों को कानून बनाने का अधिकार होता है। जैसे हमारी शिक्षा, जो शिक्षा की व्यवस्था है इसमें इसको समवर्ती सूची में रखा गया है। इस पर केंद्र और राज्य दोनों लोग कानून बना सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम आगे बात करें तो शक्तियों का बंटवारा कैसे होता है। संविधान के अनुसार 3 अंग होते हैं सरकार के। कौन कौन? विधायिका होती है, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिक क्या होता है, जिसको हम निर्वाचित करते हैं, जो निर्वाचित होकर जाते हैं हाउस में, उन्हें क्या कहते हैं, विधायिका कहते हैं। और जो कंपटीशन एग्ज़ाम पास करके काम करते हैं उन्हें हम कार्यपालिका कहते हैं। जो सरकारी नौकरी में काम करते हैं कार्यपालिका करते हैं। और न्यायपालिका काम क्या होता है कि अगर कोई अपने काम अच्छे ढंग से नहीं कर रहा है, या विधायिका अच्छे ढंग से काम नहीं कर रही है, या कार्यपालिका पर ढंग से काम नहीं कर रहे, या इन दोनों में किसी प्रकार का कोई विवाद होता है, तब आता है नंबर न्यायपालिका का। न्यायपालिका क्या करती है, न्याय देती है। और न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र, इस पे किसी भी पार्टी का वर्चस्व काम नहीं करेगा, किसी भी पार्टी का दबदबा काम नहीं करेगा। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। संविधान सभा के सदस्यों को भय था कि कहीं कार्यपालिका इतनी ताकतवर न हो जाए कि विधायिकी के प्रति अपनी दायित्वों की अपेक्षा ही करने लगे। इस आशंका को ध्यान में रखते हुए सभा ने ऐसे कई प्रावधानों को संविधान में शामिल किया जिनके जरिए शासन की कार्यकारी शाखा द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों की सीमित और नियंत्रित किया जा सके, ठीक है। और संविधान में आपको 6 मौलिक अधिकार मिलते हैं। कौन कौन? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समानता का अधिकार के बारे में बात करें, समानता का अधिकार होता है हर एक व्यक्ति समान है, किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये 14 से 18 के बीच में है, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है समानता का अधिकार। तो किसी भी व्यक्ति के साथ क्या करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। किसी सार्वजनिक स्थल है, होटल, रेस्टोरेंट, किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। और ये स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार इसमें क्या है, इसमें आपका है कि स्वतंत्र है, आप अपनी बात कहीं भी रख सकते हैं, आप कहीं जाने रहने की आपकी पूरी स्वतंत्रता है। आप भारत के किसी भी कोने में रह सकते हैं और किसी भी कोने में बस सकते हैं, कोई भी भाषा, कोई भी धर्म अपना सकते हैं, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। आपको सरकार या किसी की तरफ से कोई दबाव नहीं होगा। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया, यानी कि अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 17 में। अगर बात करें धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब आपको अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। आप अपना धर्म क्या करते हैं, अपना धर्म चूज कर सकते हैं और उस हिसाब से रह सकते हैं। और सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार यानी कि आप अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं। संस्कृति के नाम पे क्या करेंगे, आप अपने सम्मेलन करेंगे, सभा करेंगे, इकट्ठा करके रैली करके अपने लोगों को, अपनी संस्कृति को बचाने का काम कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, कुछ अल्पसंख्यक वर्ग को धार्मिक विद्यालय खोलने का भी अधिकार दिया गया है। बाकी किसी व्यक्ति को धार्मिक विद्यालय नहीं खोलना है। आप धार्मिक शिक्षा क्या करेंगे, किसी एक धर्म की नहीं दे सकते। और गवर्नमेंट क्या है, हमारे भारत क्या है, भारत देश धर्मनिरपेक्ष यानी कि किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा और सरकार का किसी प्रकार कोई अपना धर्म नहीं होगा। सरकार सभी धर्मों को सम्मान करेगी और सभी धर्मों को सम्मान करेगी और साथ ही साथ उनका कोई धर्म नहीं होगा और किसी भी धर्म को अपनाएगी नहीं। ये होता है हमारा धर्म निरपेक्षता। अगला हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर संवैधानिक उपचारों के अधिकार में बात करें तो इसको यह अनुच्छेद हमारा 32 है। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। इसी को
संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि एक क्या है संविधान की आत्मा, यानी कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, अनुच्छेद 32 को कहा गया है, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए अब बात करते हैं मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ फैक्ट को। तो मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहलाता है। भारतीय संविधान की अंतरात्मा कौन कहलाता है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कितना है? मौलिक अधिकार आपका है अनुच्छेद 12 से 35 तक है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते। अगर मौलिक अधिकार है तो कोई भी मनमाने ढंग से निरंकुश कर कोई सरकार सत्ता आपका हनन, आपका शोषण नहीं कर सकती। कुल 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। 11 मौलिक कर्तव्य है। इसमें क्या करना है आपको? जैसे मान लीजिए कि एक मौलिक कर्तव्य है कि आपको राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्र के प्रति सम्मान करना चाहिए। तो जो मौलिक कर्तव्य 11 है, बस आपसे ये प्रश्न पूछता है कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 है। बस सिंपल इतने को प्रश्न आपसे पूछेगा, इसको आप कर सकते हैं। बात करें मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान की एक खंड है जिसका नाम है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों का भी संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा ताकि ज़्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाए जा सके। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियां बनाते हुए इन सिद्धांतों का मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने पास रखे। यानी कुछ नीति निर्देशक तत्व के, यानी कि आप अपने राज्य के लिए कैसे नीति बनाएंगे उस पर कुछ क्या है, कुछ ऐसे रूल दिए गए हैं, उस पर आप कार्य कर सकते हैं। इसको नीति तत्वों के लिए सरकार पूरी तरह से बाध्य नहीं होती है, लेकिन सरकार इस पर काम कर सकती है। धर्मनिरपेक्षता के बारे में बात करें तो धर्मनिरपेक्षता राज्य वह है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर देगा। मानव व्यापार औरतों और बच्चों को गैर कानूनी खरीद फरोख्त से है जो मानव व्यापार कहा जाता है। यानी कि मानव व्यापार भी क्या है, पूरी तरह निषेध है, प्रतिबंधित है। भारत में किसी भी व्यक्ति को खरीद और बेच नहीं सकते। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ज़रूर दबा दे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिलता रहे। चलिए दोस्त बात करते हैं अध्याय 2। अध्याय 2 है धर्मनिरपेक्षता की समझ। यहाँ से जो भी प्रश्न बनेंगे उनको हम इस बिंदु को समझेंगे और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, समझते हैं। स्कूल के भीतर किसी धार्मिक त्यौहार का आयोजन सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की सरकारी नीति के खिलाफ होता है। सरकारी स्कूल अपनी प्रातःकालीन प्रार्थनाओं या धार्मिक आयोजनों के जरिए किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। यह नियम निजी स्कूल पर लागू नहीं। यानी कि सरकारी जो विद्यालय है वो किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देंगे और किसी भी धार्मिक त्यौहार का आयोजन नहीं करेंगे जिससे किसी धर्म को ठेस पहुँचती। यानी कि सब धर्म को सम्मान मानेंगे, जबकि प्राइवेट स्कूल में ये लागू नहीं है। सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को विशेष छूट देती है। ठीक है, भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। यानी कि अल्पसंख्यक को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य से उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है। यानी कि राज्य से उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह से भारतीय संविधान छुआछूत खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों का हस्तक्षेप किया गया। यानी कि आप क्या करेंगे, आप छुआछूत किसी से धर्म, जाति और वंश के आधार पर नहीं कर सकते। अगला हमारा पॉइंट है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह से काम करता है। यानी कि इस पर कई से नियम बना गए हैं। क्या कहे, किसी धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए आप किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। और अध्याय 3 जो हमारा है इसका नाम है हमें संसद क्यों चाहिए। चुनाव भी हो रहा है, सांसदी का चुनाव हो रहा है, 19 अप्रैल से चुनाव भी स्टार्ट है। ठीक है, तो चुनाव के बारे में अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, उसमें भी चर्चा करेंगे चुनाव के बारे में। तो अभी यहाँ तक देख लेते हैं। 1885
में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी गई थी। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई से शुरू आती विधायिका राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे और दबाव के कारण ही बनी रही, लेकिन इनमें भी अभी वयस्कों को न तो वोट डालने का अधिकार दिया गया था और न ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। यानी कि दबाव तो दिया गया था, बना था जरूर, लेकिन सबको अधिकार नहीं दिया गया था। अब आपके प्रश्न यहाँ से बनते हैं। 2004 में आम चुनाव में पहली बार पूरे भारत में ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया था और इस चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल से लगभग 1.5 लाख पेड़ों की रक्षा हुई, क्योंकि मतपत्रों की छपाई के लिए इन पेड़ों को काटकर 80,000 टन कागज़ बनाना पड़ता था। माने कि ईवीएम से इतनी पेड़ों की सुरक्षा हुई, 1.5 लाख पेड़ों की सुरक्षा हुई। लेकिन ईवीएम से वोट कितना चोरी होता है कि नहीं होता है, आप न्यूज़ देखते हैं तो जानते रहते हैं। तमाम राजनीतिक जो दल होता है आरोप लगाते रहते हैं कि ईवीएम से सेट हुआ है, चोरी हुई है, जो भी बातें हैं। ठीक है, ईवीएम का क्या काम है? इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन कब आया? 2004 में आया। जब आया तो एक साल में लगभग 1.5 लाख पेड़ों की रक्षा हुई। ठीक है, अगला तीसरा लोकसभा चुनाव 1962 में हुआ और भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानूनी निर्माती संस्था है। भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानूनी निर्मात्री संस्था है। इसके 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं और देश के राष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। यानी कि देश का जो उपराष्ट्रपति होता है, ये क्या होता है? देश राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है। अगर बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा की कुल 542 सीटें हैं, 545 कुल सीटें होते हैं। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। इनकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। यानी कि आपकी जो सीटें हैं, अगर आपकी जो सीटें हैं, अगर आप पूर्ण बहुमत में आते हैं तो आप अपनी सरकार बना सकते हैं और राष्ट्रपति की मौजूदगी में क्या करेंगे? आप अपना शपथ ग्रहण कर सकते हैं। बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी दल के पास अगर 272 सदस्य होते हैं, कितना? 272 सदस्य होने चाहिए, तो बहुमत प्राप्त करने वाले दल को सत्ताधारी दल या विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। यानी कि 272 अगर सीट आप निकाल लेते हैं तो आप पूर्ण बहुमत में सरकार बना लेते हैं और इनके अलावा जितने भी बचते हैं सब विरोधी दल या विपक्षी दल के नाम से भी जाने जाते हैं। बात करें भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है, जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसले को लागू करते हैं। केंद्रीय सचिवालय की ये 2 मुख्य इमारतें, इनमें से एक का नाम साउथ ब्लॉक और दूसरा का नाम नॉर्थ ब्लॉक। साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक है, इनका निर्माण 1930 के दशक में किया गया था। बाईं ओर साउथ ब्लॉक में प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय है। साउथ ब्लॉक में कौन सा है? प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। और नॉर्थ ब्लॉक में क्या है? नॉर्थ ब्लॉक में आपका वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय है और केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालय नई दिल्ली के विभिन्न इमारतों में स्थित है। ये कब बना था? 1930 में बना था। और हमारे यहाँ पुल बन जा रहे, टूट जा रहे, तुरंत टूट जा रहे। ये 1930 में बना, अभी भी क्या है वो चल रहा है। चलिए बात करते अगले पॉइंट की। तो राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए यह जरूरी है कि उसे राज्यसभा की मंजूरी मिल चुकी हो। इस प्रकार राज्यसभा की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद
का यह सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों को समीक्षा करता है, अगर ज़रूरत हो तो उसे संशोधन करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा किया जाता है और राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 जो होते हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। मतलब 12 सदस्य क्या होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कुल कितने होते हैं, टोटल होते हैं 245 होते हैं। जो राज्यसभा होते हैं इनकी जो कार्यकाल होता है, इनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और हर 2 वर्षों पर 1/3 लोग क्या होते हैं, रिटायरमेंट होते हैं, यानी कि उनका कार्यकाल पूरा होता है। चलिए अब बात करते हैं संसद की कुछ सीटें अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति SC/ST के लिए आरक्षित की गई है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि इन चुनाव क्षेत्रों में केवल दलित और आदिवासी उम्मीदवार ही जीते और संसद में उनकी भी उचित हिस्सेदारी हो। उनसे उम्मीद की जाती है कि वे दलितों और आदिवासियों की ज़िंदगी से जुड़े मुद्दे को ज़्यादा अच्छी तरह से संसद में उठा सकते। इसलिए क्या कहता है, SC/ST के लिए सीटें आरक्षित किया गया है ताकि वो अब क्या कहते दलितों के मुद्दों को या आदिवासियों के मुद्दों को अच्छी तरह से संसद में उठा सके। चलिए बात करते हैं लोकतंत्र की स्वसंचालन में विपक्षी दल की एक अहम भूमिका होती है। लोकतंत्र के अगर अच्छा संचालन करना चाहे तो एक विपक्षी दल की भूमिका अदा करते हैं। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं, अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। यानी कि जो विपक्षी दल होता है वो गवर्नमेंट की कमियों को लोगों के पास पहुंचाता है और अपना समर्थन जुटाता है। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करते हैं। सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी कमियों के प्रति आगाह करते हैं। सरकार को उन कमियों के प्रति आगाह किया जाता है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रति यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। चलिए तो आज की वीडियो यही समाप्त होती है। अध्याय 4 से हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।